मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें। सीए में इनको रोहिंग्या नहीं दिखाई देगा, इनको घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं दिखाई देगा, केजरीवाल को हिंदू चोर लुचेरा दिखाई देगा, वो आ जाएगा। माने जो अवगुण है हिंदुओं में है और दूसरे लोग तो तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पर ये होते हैं, तुष्टीकरण को ही पूजते हैं और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगलिया सल्तनत। इससे पहले भी राहुल गांधी के ऐसे बयान आए जिससे आप लोगों ने आपत्ति जताई, पूरे देश ने जताया। देखिए उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोएबल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है। सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं, कहाँ से उनका तुलना करेंगे? जिसके अकाउंट में पैसा आता है चला जाता है गरीब के लिए सैलरी अकाउंट से, जिसके अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, जिसके अपने नाम से कोई जमीन नहीं। मोदी जी तो संत हैं, ऋषि परंपरा के हैं। वो खाली हाथ सत्ता में आए हैं, खाली हाथ लौट जाएंगे जब भी लौटेंगे। लेकिन ये परिवार और परिवारवाद इतना सवार हो गया है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। बिहार में भी अब तो लोक चुनाव आयोग ने अनाउंस कर दिया है डेट। बिहार में भी 40 सीट की लड़ाई है। क्या लग रहा है? पिछली बार तो आप लोग 1 सीट हार गए थे, तो इस बार क्या उम्मीद है जीतेंगे या इस बार नीचे आ जाएंगे? क्योंकि सामने वाला तो बोल रहा है कि इस बार अलग सीन होगा। क्या सीन होगा? एगो बिहार में फिर 41 सीट नहीं जीते उसका मलाल है, वो सीट भी जीतेंगे। और विपक्ष, बिहार में एक मिथिला की कहावत है, बाजते छी तो हार लो के ना। तो ये बाज रहे हैं, थेथरोलॉजी कर रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है मोदी और मोदी 400 के पार। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई जनता जनार्दन जो है 2014 में 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने 2014 में 19 में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा एक प्रधान सेवक के रूप में एक व्यक्ति उन सब को अपना परिवार मानते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए निरंतर काम करेगा और कर रहा है। लेकिन ये बात उनके गले नहीं उठती कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें उठाते, ईवीएम पे उठाते, जनता पे उठाते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घबराते हैं वो। क्योंकि जहां जहां ईडी सीबीआई गई है वहां देखिए ना किस प्रकार के कैश का बरामद हुआ है। 350 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के सांसद के घर से मिले। 350 करोड़ रुपए कैश, जो 1947 से आज तक सबसे बड़ा कैश का एक प्रकार से बरामद हुआ है। बाकी लोगों, अन्य नेता हैं उनके यहां से कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़। तो इसीलिए भ्रष्टाचार से भागते हैं।
वोट तो जनता देती है, कोई एजेंसी थोड़ी ना देती। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जनता का अपमान करते हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते हैं, देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। राजस्थान में सुपड़ा साफ होगा। अशोक गहलोत जी ने तो सचिन पायलट जी को भी निकम्मा, नाकारा, आवारा, क्या क्या नहीं कहा। अब अशोक गहलोत जी का दौर चला गया। अब अशोक गहलोत जी को ये सब छल फरेब, षड्यंत्र की राजनीति छोड़ करके कहीं हिमालय में जाकर के साधना करनी चाहिए। कि भारत में एक न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमें सबको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका फैसला देगी वो सब इस देश के हित में होगा। जहां तक केजरीवाल जी का विषय, केजरीवाल जी बहुत समझदार नेता हैं और न्यायपालिका पर उनका पूरा विश्वास है। न्यायपालिका के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाकी तो हर सवाल पे उंगली उठती है, हर जवाब पे उंगली उठती है, लोकतंत्र है। अब कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं साहब ईवीएम का खेल है। तो अगर ईवीएम खराब है तो पहले कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, यूपीए को बहुमत मिला, तब ईवीएम ठीक थी। जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये दोहरे मापदंड और ये दोगलापन नहीं चलेगा। यदि ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि अगर पेपर से अगर चुनाव होगा तो हालत खराब हो जाएगी विपक्ष की। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ईवीएम ठीक थी। जहां जहां बीजेपी के खिलाफ सरकारें बनी हैं वहां ईवीएम ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जब जीती तो ईवीएम ठीक हो गई। मुझे लगता है ये इन लोगों का देश के लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, देश की संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। कि जो पैसा नंबर 1 में दिया जाता है, चाहे वो किसी को कर्ज दिया गया हो, चाहे किसी को दान दिया गया हो, उसमें तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, इंटरनेट पे है। अदालत मांग रही है, बैंक ने उसकी पूरी लिस्ट दे दी है और भी दे देंगे। इसमें तो कोई मुद्दा बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। खुला खेल फर्रुखाबादी है। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष के नेता हल्ला मचाना चाहते हैं तो मचाएं। इनका एक मात्र उद्देश्य है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए। मोदी के दामन को कैसे गंदा किया जाए,
ये सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं। और जितना ये मोदी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, कमल खिलता रहता है। यही पिछले 10 सालों से हो रहा है और मुझे लग रहा है यही अगले 10 सालों 20 सालों तक होता रहेगा। से सवाल करिए कि अगर ईवीएम गलत है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, तेलंगाना की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देती? अब जब हमारी सरकार बने तो ईवीएम ठीक, हम हार जाएं तो ईवीएम गलत। ये दोहरी बातें नहीं चलेंगी, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। विपक्ष के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है? तो कुछ तो भरोसा करें। विपक्ष के सारे नेता, ये बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि सारे के सारे नेता राहुल गांधी जी की तरह बात करने लगे। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक कागज पकड़ा देते हैं उन्हें, वो हवाई जहाज में उसे पढ़ते जाते हैं। जब उतरते हैं तो कभी याद रह जाता, कभी भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। आप मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे। तो भाग्यपूर्ण है, ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं। राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के जो है सनातन धर्मी, देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनको ये अपना परिचय बता रहे और ऐसे लोगों से कभी भी हमें लगता है बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। जो शक्ति से लड़ने की बात करे, जो देवी से लड़ने की बात करे, जो आप मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे, हमारे देवी से लड़ने लगे, हमें माँ दुर्गा से लड़ने लगे, हमें माँ काली से लड़ने लगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं और इसी के कारण इनका पतन हो रहा है। तो ये अपना परिचय जो है खुद दे रहे हैं कि ये निश्चित रूप से महिषासुर है। महिषासुर का वध किसने? शक्ति नहीं तो किया था, देवी नहीं तो किया था ना। तो ये अपनी परिचय दे रहा है कि ये लोग निश्चित रूप से असुर श्रेणी के लोग हैं। ये है चाहे इनकी पूरी पार्टी है अपना या विपक्ष है और अब स्पष्ट हो गया। तो ठीक है, अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन महिषासुर मर्दनी माँ देवी ने किया था और इनका भी मर्दन देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको बुरी तरह हरा के करेगी विपक्ष को। आप बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देवी देवताओं का अपमान एक जो शौक बना हुआ है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है।
तो विवेक मर चुका है, विवेक शून्य हो चुके हैं पप्पू जी, राहुल जी। तो निश्चित रूप से उल जुलूल बोल रहे हैं। तो देश की जनता इस तरह की देवी का से लड़ने वाले का साथ तो कभी दे ही नहीं सकती, स्वाभाविक है। वो तो देवी के साथ खड़े, वो तो शक्ति के साथ खड़े, वो तो देवताओं के साथ खड़े हैं। तो अब लड़ाई ये सुर असुर की हो गई है। एक तरफ सुर तत्व है यानी देव तत्व है और एक तरफ असुर तत्व है। तो राहुल जी असुर तत्व का नेतृत्व कर रहे हैं। जो शक्ति से लड़ेगा वो तो असुर ही तो होगा ना। तो इन्होंने साबित कर दिया। तो असुरों का तो संहार होना ही है, लोकतांत्रिक तरीके से अब होगा। पहले हथियार से होते थे, अब लोग चुनाव के द्वारा, मत के द्वारा होगा। तो विपक्ष अपने साबित कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जीत हमेशा सुरों की हुई है और होती रहेगी।